हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ फॉर नेट पेपर 1, जो कि सबके लिए कॉमन है। और वहाँ पे हमारा जो टॉपिक है डैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसका इंग्लिश वर्जन जो है आपको मेरे सेकंड चैनल के अंदर जो शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस है वहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा। और उसी तरह इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर जो है थोड़े दिनों के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में बताया था कि एथिक्स क्या होता है और रिसर्च के अंदर हम उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले एथिक जो होता है कि व्हाट इज़ गुड और बैड, जिसको हम नैतिकता तौर पे देखते हैं। और ये हमारा जो है कोड ऑफ जो है जिसके बेसिस पे जो है हमारा बिहेवियर बेस्ड होता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसके अंदर जो मेन अप्रोचेस हैं डियोनोटोलॉजिकल अप्रोच, एथिकल स्केप्टिसिज्म एंड यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि जो डियोनोटोलॉजिकल एथिक्स है ये एक नॉर्मल एथिकल थ्योरी है जो हमें कहते हैं कि जैसे हमने कोई एक्शन करना है तो एक्शन जो है राइट और रॉन्ग जो है अंडर ए सीरीज ऑफ रूल कि रैदर कि हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें। कि जैसे मान लो हमारे घर में कोई इंट्रूडर आ जाता है और उससे हमारी जान और जो प्रॉपर्टी है उस दोनों को खतरा है, तो हम अपने बचाने के लिए उसको मारते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ सही ही है, ये थ्योरी कहती है कि हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरना चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस है तो हमें उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उस सिचुएशन के मुताबिक वो सही है कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसको हम ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, रूल बेस्ड एथिक्स भी होते हैं। ये ग्रीक वर्ड ड्यून से लिया गया है जिसका अर्थ है ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू ड्यूनटियोलॉजी तो यहाँ पे हमें जैसे प्रोटेक्टिंग वंस फैमिली, नॉट द लाइकली डेथ इट विल मीन्स फॉर द इंट्रूडर, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए वी हैव टू किल दैट इंट्रूडर। और उसी तरह हम एथिकल स्केप्टिसिज्म अप्रोच जो देखते हैं कि ये कहते हैं कि एथिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं यूनिवर्सल नहीं होते, कि जो एथिकल रूल्स होते हैं वो सब जगह पे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर एक के अपने कल्चर और टाइम के हिसाब से बेस्ड होते हैं। और ये रिलेटिविज्म के क्या रिलेटिव है उसके बेसिस पे जो होते हैं अप्लाई करते हैं। और उसी तरह जो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच है इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस को पहले देखते हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस इसका सही है खराब है। तो यहाँ पे एंड्स कि जो अल्टीमेटली जो चीज़ रिजल्ट निकलना है उसके ऊपर हमारा जो है ज़्यादा फोकस होता है कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा, तो इसलिए हमें इस तरह के मेयर जो है अडॉप्ट करना चाहिए। इसको टेलियोलॉजिकल भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिसीज़न है कि हमने रिसर्च करनी है तो वहाँ पे हमने कॉस्ट और बेनिफिट को भी एनालिसिस करना है कि हमें बेनिफिट कितना मिलेगा, रिस्क कितना है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को असेस करते हैं। और इसके अंदर ये भी देखते हैं कि कई बार ये ना हो कि कुछ लोगों को बेनिफिट करने के लिए हम किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है, देखो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके जो मेथड्स होते हैं, जो रिपोर्ट होती है वो प्रॉपर जो है ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि ये डाटा हमने कलेक्ट किया है, इसका एनालिसिस इस तरह से किया है, ये हमारे हाइपोथेसिस बनते हैं जो कि हमने अपने आप नहीं क्रिएट किए होते हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और जहाँ पे जो रिसर्च रिजल्ट्स होते हैं उसको मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही रिपोर्ट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हर एक चीज़ क्लियर कट एक्सप्लेन होनी चाहिए कि अगर हमने फार्मूला लगाया है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर ये रिजल्ट निकलता है तो इसके पीछे क्या जो है डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रिसर्च हम करते हैं तो इसके अंदर भी क्या है कि जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसकी रिसर्च की वैलिडिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। और यहाँ पे अपने व्यूज़ और ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर ये क्लियरली जो है उसके अंदर जो है डिफाइन होना चाहिए कि यहाँ पे अपने व्यूज़ और जो हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं। और जहाँ से भी हम डाटा लेते हैं, अगर हम कोई पास्ट डाटा जो है यूज़ करते हैं तो उसकी साइटिंग होनी बहुत एसेंशियल है।
और ये सेफ़ और लॉफुल मैनर के अंदर कंडक्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जब हम दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं या दूसरे लोगों से रिसर्च करते हैं तो उनसे हम परमिशन लेके करें, और इसके अंदर हर चीज़ जो है डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस जो होता है इसकी क्वालिटी को काफ़ी प्रमोट करता है कि जब हम किसी जर्नल के अंदर भेजते हैं तो वहाँ पे जो एडिटर होता है इसको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को रिव्यू के लिए भेजता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, कई बार वो सजेशन देते हैं, तो उसके मुताबिक हमें अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। तो इससे हमें स्टैंडिंग और ओरिजिनलिटी के बारे में भी पता चलता है। तो नाउ वी विल फोकस ये थे कि कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम रिसर्च करते हैं। तो दीज आर दी रूल्स के जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जनरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंसर्न पार्टीज। देखो 3 चीज़ें होती हैं। जैसे रिसर्चर है, वैसे तो 2 चीज़ें होती हैं, एक रिसर्चर होता है जो रिसर्च करता है, दूसरा रिसर्च पार्टिसिपेंट होता है, जो तीसरा होता है रिसर्च क्लाइंट, स्पॉन्सर और द मैनेजमेंट, जो आपको जो है कहती है कि आप रिसर्च करो। रिसर्चर जो है प्रोजेक्ट करता है। रिसर्च पार्टिसिपेंट होता है कि जैसे हमारा सर्वे बेस्ड है तो हम उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनको हम एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं कि पैसिवली करते हैं। कई बार हमारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होता है, उनको भी नहीं पता होता कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है, देखो उसके राइट्स क्या हैं। अगर हमने किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी है या किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो डेफिनेटली हमें उससे उसकी कंसेंट लेनी चाहिए और उसको पूरा टाइम देना चाहिए कि ही वांट्स टू, मतलब हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं स्टडी के अंदर या नहीं कर सकते। और वो अपना डिसीजन जो है बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी एंजाइटी के लिए, और वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है और वो ये भी जान सकता है कि पर्पस क्या है स्टडी का, और उसी तरह क्या है कि स्टडी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और उसी तरह अगर वो स्टडी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है तो क्या कोई कॉस्ट है तो क्या रिसर्चर उसको कंपनसेट करेगा। और उसी तरह कोई क्वेश्चन जो है क्लैरिटी है उसको पता होना चाहिए कि मैंने ये किससे पूछना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिसर्च पार्टिसिपेंट होती है कि यहाँ पे वो जो रिसर्च पार्टिसिपेंट होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जिसको हम एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कंसेंट फॉर्म को देखें और जो इन्वेस्टिगेटर कर रहा है, जो रिसर्चर है, उससे क्वेश्चन पुट कर सकता है और पूछ सकता है कि कब सर्च शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं। देखो कई बार जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर है, तो अगर हम पे किसी मेडिसिन का इफेक्ट देखना है तो उससे हमें कोई नुकसान भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है रिसर्च पार्टिसिपेंट जो है सारी चीज़ों को असेस करके फिर उसके बाद जो है अपनी कंसेंट दें। उसी तरह हम देखते हैं कि रिसर्चर की जो ऑब्लिगेशन होती है कि वो पार्टिसिपेंट की कंसेंट ले, उनको इन्फॉर्म करे वो विलिंग है या नहीं है, और उनको पूरी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, क्या मेथडोलॉजी यूज़ होनी है, क्या प्रोसीजर यूज़ होने हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे हमने डाटा फिल करवाना है तो ऑब्वियसली अगर हम रात को 9 बजे किसी को फ़ोन कर रहे हैं या दोपहर में 3 बजे फ़ोन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखिए, ऑड आवर्स पे जो है इन्फॉर्मेशन ना कलेक्ट करे। और अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो जो है एक सही तरीके से जो है इन्वॉल्व करे, उनको बताए कि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, और तो नेचुरली ये भी उनका जायज़ है, बट कई बार हमारी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है तो बहुत ही जो है पोलाइट मैनर के अंदर उनको पहले बता के कि हमारी रिसर्च के पीछे ये पर्पज़ है जिसकी वजह से हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उनकी प्राइवेसी को भी जो है मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर वो एक्टिवली देखो रिसर्च के अंदर है तो यहाँ पे ये नहीं है कि हमने जो है उनके जैसे मतलब किसी तरीके से हम उनकी ऑड आवर्स में फ़ोन कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे वो स्टोर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उनकी ऑब्जर्वेशन है वो तो जायज़ है, बट किसी और तरीके से उनके घर के अंदर जो है हम कुछ कैमरास फिट कर देते हैं तो वो जो है टोटली अनडिज़ायरेबल है। और उसी तरह ही देखो अगर हम रिसर्च जैसे मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, कोई केमिकल या ड्रग्स या कोई डिस्कम्फर्ट या एंजाइटी तो नहीं होगी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली होती हैं कि जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। और रिसर्चर की ये भी ऑब्लिगेशन बनती है कि कॉन्फिडेंशियल रखें। रिसर्चर जो होते हैं, देखो जो रिसर्च करते हैं वो हमेशा जो रिसर्च स्पॉन्सर है, जो रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं, उनको वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, दूसरों को डिस्क्लोज नहीं करते। उसी तरह रिसर्च पार्टिसिपेंट की जो ड्यूटी बनती है कि उस पर जो रिसर्च कंडक्ट की जा रही है वो भी किसी के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। और बिजनेस क्लाइंट जो होते हैं वो रिसर्चर की कॉन्फिडेंशियल को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू देते हैं। और कई बार ऐसे है कि यहाँ पे एथिकल डिलेमास भी आ जाते हैं कि
जैसे मान लो किसी फर्म ने आपसे ये काम करवाया है, कुछ रिसर्च करवाई है, अब दूसरी फर्म भी वैसे ही करवाना चाहती है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है पॉसिबल हो जाता है। तो वहाँ पे आपने बड़ी सोच समझ के कि इस तरह के एथिकल डिलेमा जो है किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो जो रिसर्चर रिसर्च करता है तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव जो हमारा डाटा है उसकी मैनिपुलेशन नहीं है। ये नहीं कि हमने डाटा जो है अपने आप ही जैसे 100 से डाटा फिल करवाया और वहाँ पे उनको 400 का कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारा डाटा है उसके रिजल्ट सही नहीं आएंगे। तो बायसनेस को हमने अवॉइड करना है कि जो हमारे कई बार मैं खुद भी देखती हूँ कि जैसे हम वर्कशॉप पे जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो उसके जिन जिन लोगों पे रिसर्च करनी होती है उनसे रिसर्च नहीं ली, हमें क्वेश्चनर दे दिया जाता है और जबकि हम लोग उसके स्कोप के अंदर भी नहीं आते, तो यहाँ पे गलत रिसर्च हो जाती है। तो यहाँ पे जो है कई बार हम जानबूझ के भी फैक्ट्स को छिपाने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को ज़्यादा बताते हैं या कम बताते हैं, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हमें रिजल्ट बताने चाहिए। अगर मेडिकल रिसर्च है या इस तरह की रिसर्च है जिसके अंदर रिसर्चर को कोई नुकसान हो सकता है, तो डेफिनेटली उसको पूरा मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई हार्म ना पहुँचे, मिनिमम रिस्क हो, उसके साथ पूरी डिस्कशन हो, पूरी तरह उसकी अगर वो राज़ी हो तो मतलब एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि हमें जो रिसर्च मैथडोलॉजी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, इनएप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए। कि ये नहीं कि जो हमारे जो सैंपल हम लेते हैं कि हमने एजुकेटेड लोगों से जो दोज आर वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट या इस स्टेट के अंदर हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी हैं अनएजुकेटेड हैं तो उनसे हमने इन्फॉर्मेशन ले ली। हमारी रिसर्च मैथडोलॉजी जो डिज़ाइन है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए और रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल डाटा के बेसिस पे होनी चाहिए। डाटा को जिस तरह से हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे होनी चाहिए। और उसी तरह क्या है कि ये जो रिसर्च है इसका हमें गलत इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। और ये जो सिग्निफिकेंट टर्म्स यूज़ होती हैं देखो, जैसे प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे हम किसी दूसरे की आइडियाज़, थॉट जो है, पिक्चर जो है, थ्योरीज जो हैं, स्टोरी जो है अपनी बना के बताते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो रिसर्च जो है दूसरे का काम प्लेगराइज कर लेता है, कॉपी कर लेता है, तो इससे क्या होता है कि इंटीग्रिटी और एथिक्स जो होते हैं क्वेश्चनेबल बन जाता है। ये इलीगल भी होता है, पनिशेबल भी होता है और ये फ्रॉड भी होता है। अगर हम किसी दूसरे का काम चुराते हैं और अपना बताते हैं तो ये चीज़ फ्रॉड भी है और ऑफेंस भी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूजीसी एक्ट 1956 है, एन एक्ट ऑफ एकेडमिक डिसऑनेस्टी, कि जिसके अंदर हम किसी और की रिसर्च को अपनी रिसर्च बनाते हैं तो डैट इज़ द ब्रीच ऑफ एथिक्स। और इसके अंदर क्या है कि हम किसी और का काम जो है अपना बताते हैं तो जिसके अंदर डाटा प्लेगरिज्म भी आ जाता है और सेल्फ प्लेगरिज्म भी आ जाता है। सेल्फ प्लेगरिज्म भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। सेल्फ प्लेगरिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमने जैसे मान लो मैंने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो अब दूसरे रिसर्च के अंदर भी क्या है कि मैं जो है अपना प्रीवियस वर्क यूज़ कर रही हूँ बट वहाँ पे मैंने इसकी साइटिंग नहीं दी, तो यहाँ पे या मैं अपने पुराने वर्क को ही न्यू वर्क बता रही हूँ, तो डैट इज़ द सेल्फ प्लेगरिज्म। और इसी तरह हम प्लेगरिज्म को कि जब हम किसी और का काम अपना बताते हैं या कोई आइडियाज़ या वर्ड्स लेते हैं या जो कोटेशन होती है उसको मार्क्स मतलब पंचुएशन मतलब उसके इन्वर्टेड कॉमास में नहीं डालते और वहाँ पे वर्ड चेंज कर देते हैं बट सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। और प्लेगरिज्म जो है जिसके अंदर अगर हम सोर्स को साइट कर दें तो उससे बच सकते हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ भी क्या होता है कि जब हम रिसर्च जमा करवाते हैं या आर्टिकल जमा करवाते हैं तो प्लेगरिज्म जो है चेक किया जाता है और वहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं कि इसके अंदर इतनी डिग्री ऑफ प्लेगरिज्म हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। और प्लेगरिज्म के अंदर देखो इंटरकॉर्पोरल होता है कि जब एक स्टूडेंट जो है सेम सबमिशन के अंदर दूसरे से कॉपी उठा लेता है, जैसे एक असाइनमेंट दी गई है तो वहाँ पे आप दूसरे की असाइनमेंट जो है मटेरियल कॉपी करके दे देते हो। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल होता है कि जब हमने एक्सटर्नल जर्नल से या एक्सटर्नल रिसर्च से जो है मटेरियल कॉपी किया है। ऑटो प्लेगरिज्म होता है कि जब हम अपने ही वर्क को जो है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, विदाउट साइटिंग जो है उसको कॉपी नया वर्क बताते हैं। और उसी तरह ही मल्टीपल ऑथरशिप होता है कि जैसे मैंने कोई रिसर्च पे काम किया है, वहाँ पे 4-5 लोग इन्वॉल्व हैं तो मुझे उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे साथ ABCDE ने काम किया है बट मैं रेफरेंस जो है FGH को दे रहा हूँ।
तो पीयर रिव्यू के अंदर देखो ऑथेंटिसिटी आ जाती है। जब भी हम अपनी रिटर्न जो स्क्रिप्ट होती है या आर्टिकल जो है पब्लिशर को देते हैं, एडिटर को देते हैं, तो वो आर्टिकल जो है रिव्यूअर को देता है। वहाँ पे बहुत सारे राउंड चलते हैं, सजेशंस भी आते हैं जिसके बेसिस पे हमने रिसर्च को ठीक करना होता है, या कई बार रिसर्च वहाँ पे रिजेक्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पे रिव्यूअर और ऑथर की जो है कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए कि रिव्यूअर को पता नहीं होना चाहिए कि इसने लिखा है, ऑथर को भी नहीं पता होना चाहिए कि ये मेरा इसके पास चला जाएगा। डुप्लीकेट एंड पार्शियल पब्लिकेशन का अर्थ होता है कि जैसे हमने सेम डाटा को जैसे सेम डेटा है, सेम रिजल्ट है, मैंने ए जर्नल में भी छपवा लिया, बी में भी छपवा लिया, सी में भी छपवा लिया, तो ये भी अनएथिकल है। बट कुछ केसेस के अंदर ये एक्सेप्टेबल होता है अगर हमने समरी फॉर्म में देना है। पार्शियल पब्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने रिजल्ट्स के कुछ पार्ट जो है पब्लिश करते हैं, बट अगर लार्जर स्टडीज़ हैं तो वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिसर्च को ज़्यादा एथिकल बना सकते हैं। जो रिसर्च, जिनके ऊपर रिसर्च हम करते हैं, जिनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगर हम उनकी विलिंगनेस जो है इन्वॉल्व करते हैं, उनका कंसेंट फॉर्म लेते हैं, और यहाँ पे हम रिसर्च इस ढंग से करते हैं कि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, उनको कोई रिस्क ना पहुँचे। और यहाँ पे ये नहीं है कि मेरा एक ये इस तरह के पार्टिसिपेंट हैं तो मुझे अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट से ही डाटा जो है रिसर्च करनी चाहिए। ये नहीं है कि मैंने वहाँ पे जो लोग सूट पे नहीं करते, अगर मेरी स्टडी जो है डॉक्टर पे चल रही है तो मैंने नर्सिस को इन्वॉल्व कर लिया, तो ये नहीं। सुटेबल पार्टिसिपेंट, जो मेरा अप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट है उसी को मुझे इन्वॉल्व करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि हम दूसरों को रिक्वेस्ट करें कि हमारे रिसर्च प्रपोजल को वो रिव्यू करें, ताकि उससे हमें गलत चीज़ें जो हैं वो पकड़ में आ जाए। और यहाँ पे हमें प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर अभी इतना मटेरियल हम ले सकते हैं, इतना जो है प्लेगरिज्म 10% 20% तक हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए।